प्रदेश की लड़ाई धारदार होती हुई चली जा रही है और इसी के साथ इसमें लगता जा रहा है हिंदुत्व का तड़का भी। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अयोध्या की तर्ज पर अब मथुरा में भी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और धर्म के नाम पर तनाव न हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति की नालियों में धर्म की राजनीति लहू बनकर बहती है। ये अलग बात है कि इस बार के चुनाव में अब बीजेपी खुलकर अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर उतर आई है। वो कैसे? तो वैसे पढ़िए इस ट्वीट को। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मच गया। विपक्षियों ने बीजेपी पर करारा वार किया। This government's agenda is to keep on playing up its muscular Hindutva agenda and wants to keep the people of other faiths under check and always under a constant threat. So this is a larger agenda. Ayodhya is only the beginning. It is not the end. विपक्षी हमलावर हैं, मगर केशव प्रसाद मौर्य के बयान के मायने गहरे हैं। याद कीजिए, जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, तब नारे लगे थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये उसी नारे की आगे की कहानी है। हिंदुत्व को अपना सार संसार मानने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद जिस जगह बनी हुई है, दरअसल वो कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी विवाद को हवा दे दी है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट के जरिए, और उनके ट्वीट पर अब मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। बीजेपी सरकार को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर वो सत्ता के अंदर आई थी, एक भी मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया। बीजेपी हमेशा से ही हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करती चली आई है। मंदिर और मस्जिद पे उसकी राजनीति होती है, लेकिन इस वक्त में देश की जनता समझदार हो चुकी है और उनके किसी भी बहकावे में देश की जनता हरगिज नहीं आएगी। इस्लाम को मानने वाले मानते हैं कि चुनाव के चलते ये सोचा समझा बयान है, लोगों को इनसे बचना होगा। मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। हम पहले भी इन्हीं वजह से गुलाम रह चुके हैं, फिर गुलाम कराने की तरकीब है। कंपनियां ने गुलाम बनाया, फिर देशों ने गुलाम बना लिया बाद में, और हम फिर गुलाम हो जाएंगे इसी तरह से अगर फूट पड़ गई हमें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार खम ठोक रही आम आदमी पार्टी के सांसद भी कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी सिर्फ छल करती है। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहाँ संतों से, महात्माओं से, वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। तो मतलब ये कि अब मंदिर वाली लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। कम से कम चुनाव में तो इस पर विवाद होना तय मानिए, मगर अपने डिप्टी सीएम के बयान के एक कदम आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जो हस्तलिखित गीता बनाई है। तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे नारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक कहे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है। अब ये कार्ड आगे कितना बवाल मचाएगा, ये कितनी सियासत फैलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी का चुनावी मैदान तैयार है और रण जोरदार है। इस रण में मायावती की अलग अलग तरीकों से एंट्री हो रही है। आज उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से
मुस्लिम कार्ड खेला गया है, तो वहीं मायावती की नजर अखिलेश यादव के वोट बैंक पर भी है। आपको योगी सरकार चाहिए या योगी सरकार चाहिए? इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं हैं? ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। लखनऊ में अगले उत्तराधिकारी की जंग के लिए यूपी का सियासी मैदान तैयार है, जहां योगी के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है। आज अखिलेश यादव की विजय यात्रा ने बुंदेलखंड की ओर कूच किया। बांदा में अखिलेश की रैली में भारी भीड़ उमड़ी, तो अखिलेश भी परिवारवाद से लेकर नाम बदलने की सियासत को लेकर हमलावर हो गए। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। इनका विकास तो कभी कभी नाम बदलने में भी है। समाजवादियों ने सरकार में दिया 100 नंबर, 112 कर दिया। कई जगह नाम बदले हैं और लगातार नाम बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं। और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये नाम बदलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। एक और अखिलेश ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी जातीय समीकरण के हिसाब से यूपी में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में सेंध लगाने पहुंचे, तो पश्चिमी यूपी में मायावती अखिलेश का समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग करने लगी। बीएसपी अब जाट, मुस्लिम और दलित वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रही है। हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। अखिलेश की कोशिश पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की है, जिसे लेकर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ अखिलेश ने बैठक भी की, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। वहीं जयंत चौधरी भी जाट वोटरों के साथ दलित वोटरों पर नजर गड़ाए हैं। यही वजह है कि आरएलडी ने अपने वादों में काशीराम नाम से योजनाएं जारी करने की बात कही, जिसने मायावती की टेंशन बढ़ा दी। जिसके बाद पश्चिमी यूपी को लेकर बीएसपी को अपनी रणनीति साफ करनी पड़ी। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब है, तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% के ऊपर है। 2012 के चुनाव में अखिलेश अगर लखनऊ की गद्दी पर काबिज हुए तो उसकी बहुत बड़ी वजह पूर्वांचल था, तो वहीं 2007 में मायावती के सत्ता में आने की वजह पश्चिमी यूपी था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया।
मुस्लिम और जाट वोट अलग हुए तो बीजेपी विपक्षियों का सूपड़ा साफ करने लगी, जिसका सीधा फायदा 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। मायावती ने साफ किया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही। ऐसे में बीएसपी एक बार फिर नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत लखनऊ की गद्दी में काबिज होने की उम्मीद लगाकर बैठी है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। यूपी का खेल जाति समीकरण से तय होता है, जहां विकास के मुद्दे अक्सर वोट बैंक के आगे दम तोड़ देते हैं। ऐसे में हर पार्टी लखनऊ जाने वाले सियासी रास्ते का गणित बिठाने में जुट गई है। बांदा से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर एक बार फिर से टिक गए हैं टिकैत। पंजाब में किसान नेताओं के बयान के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई कि किसान आंदोलन अब जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना है कि वो खाली हाथ कहीं नहीं जाने वाले। उनकी ओर से ये भी साफ किया गया है कि सरकार के किसी भी प्रस्ताव की जानकारी उनके पास नहीं है। हमारी 6 की 6 मांगे कंसीड हो गई। ये घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यही रहेगा। दोनों ही किसान नेता हैं, दोनों ही आंदोलन में रहे हैं, दोनों ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। दोनों चाहते थे कि कृषि कानून खत्म हो, लेकिन अब दोनों के सुर बदले हुए हैं। एक धड़ा है जत्थेबंदियों का, जो कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगे मोदी सरकार ने मान ली। दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने क्या किया है। एक धड़ा है वो जो कह रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को। हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा। राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा, जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यहीं रहेगा। राकेश टिकैत का ये बयान बताता है कि सरकार के सामने एक बार फिर से तन गए हैं टिकैत। वो किसी भी सूरत में खाली हाथ नहीं जाने वाले। दरअसल कल शाम जब ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब समापन के कगार पर है और आंदोलन के प्रतीक बन चुके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं, तो टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। कहीं दबाव अंदर से भी तो नहीं आ रहा है कि अंदर से भी कुछ लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब बहुत हो गया, बस कीजिए, अब आंदोलन कोई नहीं बना रहा। किसान गांव का ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अफवाह फैला रही है, जबकि किसान अभी भी एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के मुताबिक अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान गांव का ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे, चलो बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात। जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा, जहाँ 1 साल तक चला है फिर चलता रहेगा। मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं की माने तो असली पेच मुकदमों को लेकर फंसा है। आंदोलन के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटें और फिर थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं।
ये मुकदमे लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने? मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर? मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता। न जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का भी यही कहना है कि अगर एक किसान भी किसी केस में पकड़ा गया तो 10 लोग संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा केस हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा मामले का निपटारा किए बगैर आंदोलन वापस नहीं ले सकता। मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने, क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राज्य सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस ले। वो साफ है कि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद सबसे बड़ा पेच किसानों के ऊपर लगे मुकदमों की वापसी पर फंस गया है। वैसे एमएसपी गारंटी समेत और भी कई मांगे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही उभर कर सामने आया है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। उम्मीद कीजिए कि इस बैठक में किसान और सरकार के बीच बना विरोधाभास खत्म हो सके। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। इधर देश में सियासी मौसम के बीच तीसरे मोर्चे की भी तैयारी चल रही है और यहां पर कांग्रेसेतर ममता बनर्जी खुद को मजबूत करने में लगातार लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके निशाने पर रही है, लेकिन अब तो ममता दीदी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी खुलकर बोलने लगी हैं। क्या विपक्ष से भी कांग्रेस गायब होने वाली है? क्या अगले चुनाव में विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी होने वाली है? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि यूपीए अब कल की बात हो गई है। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। बगल में शरद पवार हो तो ममता के इस बयान के मायने काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में एनसीपी है, जिसके सामने ममता ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के आला नेता मैदान पर उतरने को तैयार ही नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता 3 दिन के मुंबई दौरे पर हैं, जहां वो कल शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे से मिली और आज शरद पवार से मुलाकात की। ये दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में ममता ने कांग्रेस से अलग बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, जहां शरद पवार जैसे दिग्गज नेता काफी अहम हो जाते हैं। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। शारद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हैं। आज मुलाकात के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने ममता के साथ पहुंचे। हालांकि वो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते नजर आए। We have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today, but for 2024 election. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 में कांग्रेस विपक्ष का चेहरा नहीं होगी? क्या तीसरे मोर्चे की अगुवाई ममता बनर्जी करेंगी? चर्चा, परिचर्चा, संवाद, आपसी सामंजस्य, मिलना जुलना चलता रहता है राजनीति में। इसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। हम आपसे मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हो, ये चलता है। ये स्वस्थ परंपरा है। इसमें मैं कुछ और अन्यथा देखना नहीं चाहूंगा। देश के विपक्ष के नेताओं से मिलना कोई बुरी बात नहीं ना। अगर कोई चेहरा सामने आता है या कोई किसी अपेक्षा करता है कि हम सब एक होने चाहिए, तो ये अच्छी बात है। इतना विपक्ष बिखरा हुआ है, तभी तो उनकी मजा चल रही है ना। मिलने जुलने का काम होता रहता है, लेकिन कंफ्यूजन किस बात का है कि कभी जो है वो
कहीं पे कुश्ती चलती है और कहीं दोस्ती चलती है। तो अब ये कुश्ती दोस्ती का जो दोहरा डबल गेम है, तो ये देखते हैं क्या 2020 इनका वो चल रहा है। बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। वो देश भर में नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। दिल्ली के दौरे के दौरान भी ममता ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की, जिस पर ममता ने तंज भी किया था और अपने इरादे साफ किए। आज तक ब्यूरो।